कर्मा की बातचीत में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम बात कर रहे हैं कोविड-19 महामारी पर। फिलहाल कोविड-19 की दूसरी लहर कमज़ोर हुई है, थमी है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ये तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। आज हमारे साथ है एक बार फिर कारमा की रिपोर्टर चाहत राना, जिन्होंने इस मामले पर लगातार लिखा है। आप उनकी रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी में हमारी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। तो चाहत, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आपसे ये सवाल के साथ कि ये जो हेल्थ एक्सपर्ट्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं और सरकार को बार-बार कह रहे हैं कि पाबंदियाँ हटाना यानी रिस्ट्रिक्शंस को ढीला करना में वो जल्दबाज़ी ना दिखाए। तो आपको क्या लगता है कि जल्दबाज़ी दिखा रही है सरकार? आई थिंक इसमें एक दो पार्ट जवाब है। एक तो प्रिडिक्शंस काफी की जा रही हैं फिलहाल। काफी सारे डिजीज मॉडलिंग वगैरह जो हो रहा है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर लाइकली देयर विल बी अ थर्ड वेव। और उसमें ये भी बता रहे हैं कि कितने इन्फेक्शन हो सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो, व्हाट्स अ कंजर्वेटिव एंड जो सबसे बुरा सिनारियो क्या हो सकता है वो भी उसमें अच्छे से डिटेल किया गया है। बट काफी जो मैं साइंटिस्ट पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर रही हूँ उनके हिसाब से प्रिडिक्ट करना इस टाइम इतने जल्दी किसी से प्रिडिक्ट नहीं हो सकता एक्यूरेटली कि क्या होगी थर्ड वेव, कितनी फोर्स में आएगी, कितनी बुरी होगी और कब आएगी। ये प्रिडिक्ट करना एक्चुअली साइंटिफिकली इट्स नॉट पॉसिबल एट द टाइम। ऑल्सो बिकॉज ये जो इन्फेक्शियस डिजीज मॉडलिंग होती है वो डेटा पे बेस्ड होती है। तो जितना अच्छा आपका डेटा है, जितना डिटेल डेटा है, जितना एक्यूरेट डेटा सेट है, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिडिक्शंस होंगी। और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट डेटा अभी तक हमें मिला है वो ना ही इतना डिटेल्ड है ना इतना एक्यूरेट है। तो उसमें काफी फेथ नहीं है उस डेटा सेट में साइंटिस्ट का। तो एक बात तो ये कि कोई भी जो भी क्लेम कर रहा है कि उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो थोड़ा सा आई थिंक वी हैव टू टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वी कांट बी श्योर कि कब आएगी ये लहर, और आएगी भी तो कितनी बड़ी होगी वगैरह। बट डिस्पाइट ऑल दैट, वो सब छोड़ के जो आईएमए ने वार्निंग दी है इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को ढीला ना करना वगैरह, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज केसेस राइज तो हो रहे हैं, वो तो हमें पता ही चल रहा है ऑलरेडी। जो आर वैल्यू होती है विच टेल्स अस कि एक इंसान, इन्फेक्टेड इंसान कितने और इन्फेक्टेड इंसान को स्प्रेड कर सकता है, वो ऑलरेडी 0.6 से आई थिंक अराउंड 0.75 था 2-3 हफ्ते, उससे 0.8 0.9 हो गई है। तो आर वैल्यू इज दिस रिप्रोडक्टिव वैल्यू। एंड जब वो 1 या 1 से ज्यादा होती है इसका मतलब केसेस आर ऑन द राइज, मतलब पैंडेमिक में ये जो लहर है वो ऊपर जाएगी, वेव ऊपर जाएगी। तो दैट इज द कंसर्न। तो वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कुछ स्टेट्स में इन्फेक्शन रेट्स हाई हो रहे हैं। तो ये सब सोच के गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल लैक्स तो नहीं करना चाहिए, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है हमें उससे ये भी पता है कि लॉकडाउन्स आर नॉट द वे आउट। तो टोटल रिस्ट्रिक्शन और टोटल क्लैम्प डाउन इज नॉट द वे आउट बिकॉज जो उसका इकोनॉमिक फॉल आउट होता है, लाइवलीहुड पे फॉल आउट होता है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी लोग हैं उनको जो उसका इफेक्ट होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वो बार बार लॉकडाउन इज नॉट अ सस्टेनेबल सिचुएशन। इट बाइज यू टाइम। वो कुछ दिन के लिए हो सकता है एक वेव को पोस्टपोन कर दे, पर वो सोल्यूशन नहीं है। तो आई थिंक द बेस्ट द गवर्नमेंट कैन डू इज मेक श्योर कि लोकली पता रहे कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उस पर ध्यान दें, लोकल डेटा पे अच्छे से ध्यान दें, उसे शेयर करें। और उसके हिसाब से जिस स्टेट में अगर लग रहा है कि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत फेज रिस्ट्रिक्शंस हो, जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हो या मॉल बंद हो या थिएटर बंद हो, इस टाइप के फेज्ड लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस। और ये सारी कॉल लोकल अथॉरिटीज को, लोकल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को, उन सबको लेनी चाहिए। तो एक तरीके से एक जो फेडरलिस्टिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करनी चाहिए। बट आई डोंट थिंक नेशन वाइड ऐसे क्लैम्प डाउन फिर से कर सकते हैं या लॉकडाउन कर सकते हैं। दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन। इसी बात पर अगर हम ये बोलें कि जैसे यूपी सरकार ने कावड़ यात्रा को प्रस्तावित किया है, वो कह रही है कि कावड़ यात्रा निकालना चाहिए। क्या हमने पिछली बार देखा था कि कुंभ के दौरान क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुंभ
बहुत बड़ा स्प्रेडर था इस कोविड के लिए, गांव-गांव में फैला कुंभ की वजह से भी। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं यूपी सरकार की जो एक ज़िद है, जिसको अदालत ने भी सवाल उठाए हैं जिस पर, उसे आप कैसे देख रहे हैं? हमारे पास एक्सपीरियंस है, दिस विल बी द रेपिटेशन ऑफ जो हुआ था लास्ट वेव से पहले जब कुंभ मेला हुआ था, जो उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिला था उसका नतीजा हमने देख लिया था। तो डेफिनेटली ऐसी मास गैदरिंग, वो भी गवर्नमेंट सपोर्टेड रिलीजियस गैदरिंग्स तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। इट्स अ वेरी बैड आइडिया। किसी भी तरह की क्राउडिंग किसी भी एरिया में कॉन्ग्रीगेशन, इट्स बिल्कुल भी फीजिबल आइडिया नहीं है। तो हाँ, मतलब बहुत ही बुरा डिसीजन होगा अगर ऐसे होगा, क्योंकि उसके रेपिकेशंस मिलेंगे पक्का। इफ एक हफ्ते बाद नहीं, 2 हफ्ते बाद नहीं, तो 2-3 हफ्ते में आपको पता उस एरिया में इन्फेक्शंस पक्का राइज होंगे। बिकॉज एक तो लोग मिल रहे हैं, ऊपर से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इतने अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम देख रहे हैं फोटोज, हिल स्टेशंस में लोग भाग चुके हैं सब, और बिना मास्क के सब कॉन्ग्रीगेट हो रहे हैं। इट्स जस्ट अ really bad decision if they allow such religious gatherings. We're not at a place that we can do that now. जैसे हमने पिछली बार भी आपने कई सारे बातें उठाई थी, ऑक्सीजन का सवाल था, फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन का सवाल था। आपकी एक रिपोर्ट आई थी नयनतारा के साथ, जिसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन की भी बात की थी। क्या वो वैक्सीनेशन का जो मकसद था वो पूरा होता नज़र आ रहा है तीसरी लहर से पहले, अगर हम इस तरह से सोचें? जो वैक्सीनेशन रेट है अभी, दे आर हार्डली सेटिस्फैक्ट्री। जो गवर्नमेंट का क्लेम था वो था कि दिसंबर तक, बाय द एंड ऑफ द ईयर, वो सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। अगर वो इस गोल को मीट करने के लिए उनको हर रोज करीब आई थिंक अराउंड 80 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। पर अभी रेट है एट बेस्ट 30 से 40 लाख ऑन एन एवरेज डे वैक्सीनेशन रेट। तो वो गोल मीट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर जो हमारा वैक्सीनेशन रेट अगर सेम रहे तो वो तो नहीं होने वाला। इट्स बेसिकली अ सप्लाई प्रॉब्लम। पहले भी सप्लाई प्रॉब्लम थी, हमारी सप्लाई चेन सिक्योर्ड नहीं थी, वी डिडंट हैव, हमें काफी बहुत सारी वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। जो विदेशी वैक्सीन है, फाइजर, मोडर्ना वगैरह, वो इंडेमनिटी मांग रही हैं। तो उसके हिसाब से वो, उसकी वजह से अभी तक अब उनको कोई अप्रूवल नहीं मिला है इंडिया में। ऊपर से वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंक्रीज करना चाहते थे, मैन्युफैक्चरिंग एम्प अप करने के लिए फॉर एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स। पर ये सब करना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करना, या दूसरी इंडस्ट्रीज को या दूसरी कंपनीज को अलाउ, ऑथराइज करना वैक्सीन बनाने के लिए, ये सब प्रोसेस एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। बहुत आसानी से एम्प अप नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी डन इन अ डे। तो जो इनके पहले दावे थे कि वो अगस्त और दिसंबर के बीच में 2 बिलियन से ज्यादा वैक्सीन सिक्योर करेंगे हमारे लिए, उसके बाद जून तक उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था नहीं 2 मिलियन नहीं, 1.3 बिलियन हम कर सकते हैं। एंड आई थिंक बाय एवरी पासिंग वीक दे आर रियलाइजिंग कि जो उनके गोल्स थे सप्लाई सिक्योर करने के, वो बिल्कुल भी मीट नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज काफी सारे काम जो बहुत सारे देशों ने बहुत प्रीएम्प्टिवली कर लिया था, महीनों बल्कि साल इन एडवांस कर लिया था, यू नो, सप्लाई चेन सिक्योर करना, इन्वेस्ट करना कंपनीज में, ताकि जब टाइम आए तो वो आप लोगों को ही मतलब हमें ही सेल करे वैक्सीन। तो ये सब जो चीजें करनी थी इन टाइम, दैट हैडंट बीन डन। तो अभी रेट ऑफ वैक्सीनेशन इज वेरी लो, एंड दैट लीव्स स्पेस फॉर अनदर वेव, फॉर अ राइज इन इन्फेक्शन, बिकॉज जो इम्यूनिटी है वो उतनी बिल्डअप नहीं होगी। देखो, इम्यूनिटी की जो बात होती है वो दो चीजों से मिलती है। वन इज पास्ट इन्फेक्शन से नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड दूसरी है वैक्सीन से। तो जो पास्ट इन्फेक्शन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक तरीके से लास्ट जो वेव था उसमें काफी लोग इन्फेक्ट हुए हैं। हमारे पास सीरो प्रेवलेंस सर्वे के रिजल्ट तो अभी नहीं आए हैं, बट जो साइंटिस्ट कम्युनिटी में बात हो रही है उसके हिसाब से अराउंड 40 to 50% लोग एक्सपोज हो रखे हैं, विच इज अ बिग चंक। बट उसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी उसी रेट पे चलना चाहिए। एंड वैक्सीनेशन, आई थिंक जो डबल डोज कवरेज अभी 5-6% ऑफ द पॉपुलेशन को मिली है, वेरी वेरी लो। तो अगर इसी रेट पे चलें तो काफी सारी पॉपुलेशन हमारी अभी भी एक्सपोज्ड
रहती है। तो हाँ, वैक्सीनेशन का जो अभी भी हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इट्स नॉट सैटिस्फैक्ट्री एट ऑल। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अभी भी उस तरह से नहीं हो पा रहा है जितना दावा सरकार कर रही है, या अभी भी इसे अचीव करना थोड़ा मुश्किल ही नजर आ रहा है आपको? मैं इसी में हाँ, एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चों पर कोविड के असर की भी बहुत सारी बातें आ रही हैं। हम समाचार माध्यमों में पढ़ते हैं कि चाइना में भी बच्चों को वैक्सीनेशन की बात चल रही है, लेकिन इस तरह की बात अभी भारत में सुनाई नहीं दे रही है। ये कितना ज़रूरी है बच्चों के बारे में सोचना इस वक़्त? इसमें भी आई थिंक बातें जो चल रही हैं कि एक एक सिंपल मैसेज या रूमर ऐसे चल रहा है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे इस पैंडेमिक में, सॉरी इस सब्सिक्वेंट थर्ड वेव में, पर ऐसा कोई साइंटिफिक इसका बेसिस नहीं है इन टर्म्स की ऐसा कोई ये वायरस, देयर इज नो साइंस टू प्रूव कि ये वायरस बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा या कोई पर्टिकुलर म्यूटेंट वेरिएंट वायरस बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। बट हाँ, सिंपली ये बात है कि हमारे पास अभी तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। तो जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वल्नरेबल रहेगी वो बच्चे रहेंगे, क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है। एंड जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से पास्ट इन्फेक्शन भी मोस्टली एडल्ट्स में रहा है, बच्चों में नहीं रहा है। तो हाँ, उसके हिसाब से बच्चे ज्यादा एक्सपोज रहेंगे एंड इस वायरस को अपॉर्चुनिटी चाहिए होस्ट की इन्फेक्ट करने की, तो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा उनको पक्का इन्फेक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, it is possible that kids might get more infected in a subsequent wave, but again उसका कोई definite scientific study या proof या evidence नहीं है। But of course we should do something to begin vaccinating children. कुछ studies हो रही है, कोवैक्सीन की भी studies हो रही हैं, पर अभी we're not close to manufacturing or approving such a vaccine. हाइपोथेटिकली अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि दूसरी लहर से सरकार को क्या सीखना चाहिए था और उसने नहीं सीखा, ताकि तीसरी लहर को प्रॉपरली काउंटर किया जा सके? वैक्सीन का रेट अगर इंक्रीज करे, हमें दूसरे कंट्रीज से ये एविडेंस मिल गया है, जो कंट्रीज अच्छे से वैक्सीनेट कर रहे थे, प्रॉम्प्टली वैक्सीनेट कर रहे थे अपनी लार्ज हु हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन, उन्होंने काफी डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन और इवन इन्फेक्शन अवॉइड किया है। दे आर एट अ मच बेटर प्लेस। तो डेफिनेटली वैक्सीन वर्क, वो हमें पता है। वैक्सीन हम जितना ज्यादा करेंगे उतने कम इन्फेक्शन होंगे, वो तो बहुत सिंपल चीज है। तो एक तो ये लेसन जो हमें पहले ही सीख लेना चाहिए था, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम उसी लल में हैं इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन रेट, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। एक तो ये, दूसरी बात, हमारी गवर्नमेंट का साइंटिफिक एडवाइस और एक्सपर्ट्स को इग्नोर करना, जो पहले भी किया था उन्हें, पहली वेव से पहले भी किया था, दूसरी वेव से भी पहले किया था, और अभी जो ये लल है सेकेंड एंड परहैप्स सब्सिक्वेंट थर्ड वेव के बीच में, उसमें भी आई थिंक उनका एटीट्यूड इतना बदला नहीं है। और जो साइंटिस्ट वगैरह से बात होती है, दे वांट कि ट्रांसपेरेंटली डेटा शेयर किया जाए उनसे, रियल टाइम जीनोमिक सीक्वेंसिंग डेटा शेयर किया जाए, ताकि वो उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जान सकते हैं किस डेमोग्राफिक में लोग ज्यादा इफेक्टेड हैं, कौन सा वेरिएंट किस वे में इफेक्ट करता है। तो ऐसी जो डिटेल्ड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा अगर उन्हें मिले तो हम बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। ये लोग फिर हमें बहुत ही एक इन्फॉर्म्ड एडवाइस दे सकते हैं गवर्नमेंट को। तो वो डेटा शेयरिंग एंड लिसनिंग टू द एडवाइस ऑफ subject area experts वगैरह, वो I think from what I'm hearing from the scientific community, that is still not happening. Yeah, so I think these are the two main fronts. And तीसरी बात ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो लास्ट टाइम भी हमें पता था कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ऑक्सीजन, बेड्स और हेल्थ केयर वर्कर्स। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे हम जान बचा सकते हैं, कोई मिरेकल मेडिसिन तो हमारे पास है नहीं। तो यही तीन चीजें हैं, डेडिकेटेड, अगर उनको हेल्थ केयर मिले, मेडिकल सपोर्ट मिले और ऑक्सीजन, यही सब चीजें हैं। तो उस फ्रंट पे हाँ, सरकार ने काफी कुछ ऑन पेपर काफी कुछ डिक्लेयर किया है। जैसे उन्होंने प्रेस रिलीज रिसेंटली किया था अबाउट कोविड रिलीफ सपोर्ट फॉर स्टेट्स, जहाँ पे ऐसी कोई इमरजेंट सिचुएशन फिर से आए तो there's some money allotted to them, और उनको बोला गया है कि ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए जाएंगे, हर स्टेट को इतने ऑक्सीजन प्लांट्स डेडिकेट किए जाएंगे।
वगैरह वगैरह, बट दैट इज नॉट ऑल. हाँ, रिसोर्सेज इज वन पार्ट ऑफ इट. द अदर पार्ट इज कि एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे पेशेंट्स इन रिसोर्सेज को इक्वली एक्सेस कर पाए. एंड लास्ट टाइम हमने वो नहीं देखा, क्योंकि लोग हर जगह भीख मांग रहे थे, सड़कों पे मर रहे थे. ऐसी बात नहीं थी कि हम इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, बट हम उस सप्लाई चेन को अच्छे से सिक्योर नहीं कर पा रहे थे. तो एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम होना जो हर जगह चेक्ड हो, जो लोग आसानी से एक्सेस कर पाए, वो बिल्ड करने में आई थिंक और भी एफर्ट चाहिए होता है. वो उसका हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कोई प्लान और सिस्टम हो. और तीसरी बात ये भी कि ज्यादा बर्डन तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ही बेयर किया था लास्ट वेव का भी. लोग डिपेंडेंट थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे. तो आई थिंक एक सिस्टम होना चाहिए कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारी पब्लिक हेल्थ केयर अक्वायर कर पाए इन हॉस्पिटल्स वगैरह को, उनको रन करे, ताकि सबको एक फ्री एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिले, टाइम से हेल्थ केयर मिले. तो ये सब सिचुएशन, ये सब जो प्लानिंग होती है सिस्टम की, दैट इज बियॉन्ड रिसोर्सेज. that needs to be done. And तीसरी, आई थिंक हेल्थ केयर वर्कर्स, उस फ्रंट पे हम अभी भी काफी लैक करते हैं. हम पहले से ही लैक कर रहे थे, हमारा रेशो काफी स्क्यूड था. वी डोंट हैव इनफ डॉक्टर्स, वी डोंट हैव इनफ नर्सेज. एंड अभी तक ऐसा कोई नेशन वाइड कोई हायरिंग कैंपेन अभी तक तो हैज नॉट बीन डन एट ऑल. ऐसा कुछ मैंने कभी सुना नहीं है. थोड़ी बहुत लोकल गवर्नमेंट्स करती हैं, पर वो कॉन्ट्रैक्चुअली हायर करती हैं, और जब उनको लगता है जरूरत नहीं है तो फिर उनको छोड़ देती हैं बिना सैलरी के, फायर कर देती हैं. तो ये इस साइकिल में जाता रहता है. तो देयर इज नॉट अ मास हायरिंग कैंपेन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स व्हिच आई थिंक नीड्स टू बी डन. चाहत मैं ये बात कह रहा था कि हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ा हुआ सवाल है. जैसे मध्य प्रदेश में मैं जहाँ इस वक्त हूँ, वहाँ मैं पाता हूँ कि काफ़ी आशा वर्कर और हेल्थ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़ताल भी कर रहे हैं, क्योंकि उन पे पेमेंट का सवाल है. तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि सरकार को बहुत उम्दा तरीके से ध्यान देना चाहिए था, ख़ासकर इस वक़्त जब हम इतनी बड़ी महामारी का सामना कर रहे हैं? आई मीन दोज आर द पीपल जो, वही वही मैं कहती थी, बियॉन्ड ऑक्सीजन बेड कोई मेडिसिन नहीं है. ये लोग ही हैं जिनका सपोर्ट इस पैंडेमिक को फाइट करने में हमें मदद देते हैं, जो लोग. तो वेदर इट बी आशा वर्कर्स, ANMs, एनी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स, नर्सेज, ऑल ऑफ देम, बट स्पेशली जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आशा वर्कर्स, उनके वर्क को इतनी वैल्यू नहीं की जाती. मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्ट्रैक्चुअली हायर्ड, तो जॉब सिक्योरिटी कम है. एंड उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत रिस्क पे डाला है थ्रू आउट दिस पैंडेमिक. बहुत काम किया है without any security, without employment benefits, without a good pay or compensation. तो 100% अगर इस रिसोर्स पे हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? यही लोग जान बचा रहे हैं. यही लोग हर घर जाके ऑक्सीजन चेक करते हैं, देखते हैं कि सब ठीक है या नहीं. एंड बियॉन्ड COVID-19 हर टाइप के जो हेल्थ प्रोग्राम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हेल्थ प्रोग्राम है, वेदर इट बी इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, मैटरनल हेल्थ केयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसी सिचुएशन होती है उसमें यही हमारे ग्राउंड वर्कर्स हैं, यही लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं. तो इस रिसोर्स में ना इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. इस रिसोर्स को निग्लेक्ट करना या एक्सप्लॉइट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, बिकॉज यही लोग सबसे ज्यादा काम आते हैं इस टाइम पे. इन्हीं का काम है, वैक्सीनेशन करना इनका काम है, लोगों को घर घर जाके बुलाना इनका काम है, इंफॉर्मेशन देना इनका काम है. तो 100% आई डोंट, अगर अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज नहीं किया है कि ह्यूमन रिसोर्स में उनको इन्वेस्ट करना है, तो आई डोंट नो कब रियलाइज करेंगे. शुक्रिया चाहत आज की बातचीत में पार्टिसिपेट करने के लिए. अब इस बातचीत को हम यहीं रोकते हैं और आगे हम आपसे फिर बातचीत करेंगे.